बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने कल के लेक्चर का बाकी पार्ट करने लगे हैं, जिसमें हम रिमेनिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। टोटल 13 प्रॉब्लम्स थी, जिनमें से 6 प्रॉब्लम्स हमने कल डिस्कस कर ली थी। बाकी पार्ट्स जो हैं वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बाकी जो 7 प्रॉब्लम्स हैं वो हम आज देखेंगे। तो 12.7 प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। 12.7 की स्टेटमेंट देखें। A particle having a charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volts। यानी कि आपको एक चार्ज बताया गया है जिस पे कितना चार्ज है। एक चार्ज पार्टिकल है जिसके ऊपर चार्ज है 20 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 20 टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है क्या होता है? 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम। जब उस चार्ज को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन पार्टिकल का चार्ज आ जाएगा, राइट। तो आपको चार्ज की वैल्यू गिवन है। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें वो चार्ज फॉल कर रहा है वो 100 वोल्ट है। वोल्टेज हो गया, चार्ज हो गया। आपने क्या करना है? कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आपने बताना है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है वो कितनी एनर्जी गेन करेगा, और उस एनर्जी की वैल्यू आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालनी है। ठीक है, तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो भी एनर्जी का फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो जूल में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जब हम ऐसा यूनिट्स यूज कर रहे होते हैं तो हमारा आंसर जूल में आता है। अब उस जूल को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमने ये कन्वर्जन भी की हुई है कि किस तरह से जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, तो वो हम साथ साथ देखेंगे। प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। Particle having a charge of 20 electrons on it falls through a potential difference of 100 volts. Calculate the energy acquired by it in electron volts. हमें क्या है, एक चार्ज गिवन है जिसके ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज जो है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है, जो कि 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव करवाया जाता है, और हमने एनर्जी की वैल्यू जो वो एक्वायर करता है फाइंड आउट करनी है, बट इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो गिवन है दैट वन इज 20, पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट, और फाइंड हमने करना है एनर्जी एक्वायर्ड जो कि काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में मूव किया जाता है। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी आती है दैट वन इज काइनेटिक एनर्जी उसकी। अच्छा, एक चीज यहाँ यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन है, तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जगह आप चार्ज लिख लें, Q इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, मीन्स आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह ना लिखें, आप डायरेक्ट चार्ज कैलकुलेट कर लें जिस तरह मैंने आपको बताया है, वो भी एक्यूरेट होगा। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको याद होगा हमने पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन की थी कि टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना। ठीक है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करवाना। तो उसमें हमारे पास वर्क डन किया था हमने, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई थी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स उसी उन्हीं प्लेट्स के दरमियान मूव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अगेंस्ट द फील्ड मूव करते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता। तो इस वजह से जो उनकी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। ये पॉइंट हमने लेक्चर के दौरान भी डिस्कस किया था, मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ ये। ठीक है, वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, और अगर चार्ज खुद ब खुद मूव करेगा अगेंस्ट द फील्ड तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता, तो इस वजह से उनकी एनर्जी जो है वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो मूव कर रहे हैं विदाउट एनी वर्क डन, राइट। चले, फाइंड आउट करनी है। एज यू नो दैट काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, Q इंटू डेल्टा वी, वेयर Q इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज एंड डेल V इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम हमने ये फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा था? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब चूंकि वो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो इस वजह से यही फॉर्मूला हम काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख सकते हैं। हमारे केस में जो चार्ज के ऊपर क्वांटिटी ऑफ चार्ज है वो 20 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल है। तो मैं पहले Q की वैल्यू निकाल लेता हूँ। Q is equal to NE, where N is the number of electron and E is the charge on a single electron. और जी, तो इन्होंने वही काम किया है जो अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, आप चाहें तो ऊपर ही कर लें। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है
वो उसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा 32 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसे हम 3.2 इंटू 10⁻⁻18 कूलम भी लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इस रिलेशन के अंदर, चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का, विच इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जी, तो यहाँ तक हमने क्या किया कि अपने फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट की हैं और एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि जूल में आई है। तो नेक्स्ट हमारा क्या काम है, नेक्स्ट हमने इस जूल वाली एनर्जी को कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं किस तरह से होगा। लेकिन हमें एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। तो ये इक्वालिटी यूज करते हुए हम इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो जूल में है इसे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं जूल में जो एनर्जी है उसे डिवाइड करता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है काइनेटिक एनर्जी का इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज 2 इंटू 10⁻3, या इसे हम अच्छा जी, तो जूल से कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करना पड़ेगा इस जूल वाली वैल्यू से जो जूल वाली साइड पर है। ठीक है, इसका सिंपल तरीका ये है इसको समझने का कि देखें हमारे पास जूल के साथ क्या मौजूद है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ये वैल्यू मौजूद है ना। हमें बेसिकली कितने जूल यहाँ पर बनाने हैं, इतने 3.2 इंटू 10⁻⁻18, सॉरी 3.2 इंटू 10⁻⁻19। हमें इतने जूल बनाने हैं इस साइड पर। तो इसके लिए सबसे पहले ये क्वांटिटी यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी, और इसको रिमूव करने का क्या तरीका है कि इसको दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर दें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पे 1 रह जाएगा, 1 जूल रह जाएगा। ठीक है, अब इस 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वांटिटी से तो यहाँ पर इतने जूल आ जाएंगे। ठीक है, तो जब हम इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू जो हमने पहले ही डिवाइड कर दी थी। ठीक है, और इस साइड पर इतने जूल बन जाएंगे। तो इतने जूल का आंसर जो है वो हमारे पास यहाँ इस साइड पर आ जाएगा, जैसे कि ये दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये कन्वर्जन का तरीका है, इसको याद रखने का तरीका है। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहें तो इस प्रीफिक्स को किलो से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा आंसर होगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। थैंक यू। जी। तो 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों एक ही बातें हैं। अब हम जो जी, अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12.8। स्टेटमेंट देखते हैं और फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट यहाँ है, मैं वीडियो बाद में प्ले करूंगी, पहले स्टेटमेंट समझ लेते हैं हम। In Millikan's experiment, oil droplets are introduced into the space between two flat horizontal plates 5 millimeter apart. तो आपको याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने प्लेट्स लगाई थी मिलिगन्स एक्सपेरिमेंट में। वो जो प्लेट्स है उनका डिस्टेंस आपको बताया हुआ है 5 मिलीमीटर। ठीक है, द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। उनका पोटेंशियल डिफरेंस 780 वोल्ट बता दिया गया है आपको, सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी। तो अगर आपको याद हो तो हमने ड्रॉपलेट को किस तरह स्टेशनरी करवाया था, पोटेंशियल डिफरेंस से जो उसकी एनर्जी आती है या जो फोर्स लग रही होती है उसके ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती है, उसको हमने उसके वेट के बराबर किया था। ठीक है ना, तो इस तरह हमने उसको सस्पेंड करवाया था, स्टेशनरी किया था। ऑलराइट, द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। अब हमने क्या किया, पहले वो स्टेशनरी था यहाँ तक। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्लेट का वोल्टेज जो है वो स्विच ऑफ कर दिया है। ठीक है, स्विच ऑफ करने से क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो खत्म हो गई। तो अब हमारे पास कौन सी फोर्स रहेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव करेगा। तो वही आगे है, एंड द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू फॉल अ मेजर्ड डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलीमीटर इन 11.2 सेकेंड। ठीक है,
तो जब वो नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे, एक खास डिस्टेंस के कवर करने में जो उसको टाइम लगेगा वो नोट कर लेंगे। तो हमने 1.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस लिया और टाइम जो है वो काउंट किया हमने, दैट वाज 11.2। Given that the density of the oil used is 900 kilogram per meter cube, ये density of oil दे दिया आपको, and the viscosity of air at laboratory temperature is this, viscosity दे दिया है। आपने क्या करना है, calculate the mass and the charge on the droplet, assume that g equals to 9.8 meter per second square। तो हमने जब मिलीगन से एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने मास का भी एक्सप्रेशन निकाला था और चार्ज का भी एक्सप्रेशन निकाला था। ठीक है, सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। ठीक है, डाटा लिखने के बाद जो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है हम वो मूव करेंगे। मैं ज़रा स्टेटमेंट की वीडियो स्किप करती हूँ ताकि हम फिर अपने प्रॉब्लम की तरफ मूव कर लें। चलें यहाँ से प्ले कर देते हैं। meter cube and the viscosity of air at laboratory temperature is 1.8 into 10 raised power 5 Newton per meter square into second. Calculate mass of oil droplet and charge on the oil droplet, assuming that G is equal to 9.8 meter per second square. ये वही मिलिकॉन्स ऑयल ड्रॉप का एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स थी जिनके दरमियान में हम होल में से ऑयल ड्रॉपलेट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते थे। तो इस एक्सपेरिमेंट में दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो गिवन है और जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था हमने प्लेट्स के दरमियान V वो भी गिवन है। ये ड्रॉपलेट जितने टाइम के अंदर फॉल करता है और जितना डिस्टेंस कवर करता है वो वैल्यूज भी गिवन है और हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स 5 मिलीमीटर गिवन है और पोटेंशियल जो है वो 780 वोल्ट गिवन है जिसके ऊपर ड्रॉपलेट जो है ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो एग्जैक्टली स्टेशनरी हो जाता है। तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स d इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। पोटेंशियल, अब ये बात अंडरस्टूड है कि जहाँ भी यूनिट्स होंगे आपने उनको स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स 780 वोल्ट्स है और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ड्रॉपलेट, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिमूव करते हैं तो ऑयल ड्रॉपलेट अगर याद हो तो फ्रीली फॉल करना शुरू कर देता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन कर लेता था। तो डिस्टेंस जो कवर करता है उसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ वो है 1.5 मिलीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर आ जाएगा। टाइम टेकन है 11.2 सेकेंड जिसके अंदर उसने 1.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर किया और डेंसिटी ऑफ ऑयल है जिसके ड्रॉपलेट है दैट वन इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब और विस्कोसिटी ऑफ एयर गिवन है। हमने फाइंड क्या करना था, मैस। सबसे पहले मैस ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट हमें पता है रिलेशन क्या है, m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डेंसिटी रो। इसके अंदर हमारे पास 4/3 कांस्टेंट है, पाई 3.14 आ गया, डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू गिवन है लेकिन हमें आर जो है वो कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट गिवन नहीं है लेकिन हमने आर की वैल्यू पढ़ी हुई है कि वो क्या होती है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी। इसके अंदर अगर देखें रिलेशन में 9 ईटा 2 रो जी ये तमाम वैल्यूज भी गिवन है लेकिन वी टी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो गिवन नहीं है। तो टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दो वैल्यूज गिवन है, डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन। यहां से हम टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं दोनों को डिवाइड करके। हमें पता है s इज इक्वल टू वी टी होता है और v इज इक्वल टू s बाई टी। तो हमने v का रिलेशन v को वी टी टर्मिनल वेलोसिटी कह दिया, डिस्टेंस कवर्ड s आ गया और टाइम टेकन जो है वो t आ गया। तो दोनों को डिवाइड करने से पहले हम क्या करेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद यहां से r निकाल लेंगे और इस r की वैल्यू को यहां यूज करेंगे बाकी वैल्यूज के साथ। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मैस की। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले टर्मिनल वेलोसिटी वैल्यूज पुट की, टाइम की और डिस्टेंस की। तो हमारे पास अच्छा जी, तो कहाँ से हमने शुरू किया, हमने सबसे पहले मास का फॉर्मूला लिखा। कहाँ से, आपको पता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और चूंकि ड्रॉपलेट जो है वो स्फेरिकल होता है इस वजह से वॉल्यूम उसका क्या आ जाएगा 4/3 आर क्यूब। तो हमने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करवा दिया डेंसिटी के साथ तो हमारा मास का ये रिलेशन बन जाता है जो लिखा हुआ है।
ठीक है। अब इसमें से R अननोन है, तो हमने ड्यूरिंग मिलिगन्स एक्सपेरिमेंट जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो R की भी वैल्यू कैलकुलेट की थी, R स्क्वायर की थी। ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास ये है। अब इसमें सारी चीजें गिवन है, सिर्फ टर्मिनल वेलोसिटी नहीं है। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमें डिस्टेंस गिवन है और टाइम गिवन है, तो उससे हम टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट करके इस फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे। जब आर की वैल्यू आ जाएगी तो उसकी वैल्यू को हम मैथ्स वाले फॉर्मूले में लगाकर मैथ्स कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो अब कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 1.34 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू को हम आर वाली रिलेशन में, आर स्क्वायर वाली रिलेशन में पुट करते हैं और वहां से आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास आर आ जाता है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। और इस आर की वैल्यू को इक्वेशन 1 में जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 5.15 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम, जो कि फर्स्ट रिक्वायर्ड थिंग थी कि और जी, तो हमने टर्मिनल वेलोसिटी निकाल ली, वहां से आर निकाल लिया, आर स्क्वायर बेसिकली आया था, स्क्वायर रूट लेकर उसको आर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आर की वैल्यू हमने मैथ्स के फार्मूला में लगाकर तो मैथ्स की कैलकुलेशन कर ली। तो ये हमारे पास मैथ्स की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ड्रॉपलेट का मैस कितना है। दूसरी चीज थी चार्ज कैलकुलेट करना था। तो चार्ज के लिए हमने रिलेशन पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू एम जी डी डिवाइडेड बाई वी, वेयर m इज द मैस, ये भी हमने फाइंड आउट किया है। G जो है 9.8, D डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स है जो कि हमें 5 मिलीमीटर गिवन था, और V पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वैल्यूज पुट करने से हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाती है 3.23 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा गर्ल्स, आप लोग जो है इस v को, ये स्मॉल लिखा हुआ है, आप इसको कैपिटल V लिखेंगे क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये फार्मूला था हमारे पास mgd/v, चार्ज की वैल्यू आई थी। ठीक है, यहाँ से अब मैथ्स तो अभी अभी कैलकुलेट हो गया हमारा इस पार्ट में। g की वैल्यू गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है, d की वैल्यू गिवन है और वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू गिवन है। सारी जब आप यहाँ लगाएंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू ये आ जाती है 3.23 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। ठीक है, Is the required two results. Thank you. तो इस तरह से हमने मैथ्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये हमारा प्रॉब्लम था। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। प्रॉब्लम 12.9, स्टेटमेंट देखते हैं इसकी। A proton placed in a uniform electric field of 5000 Newton per coulomb directed to right is allowed to go a distance of 10 centimeter from A to B. कैलकुलेट करनी है हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू प्लेट्स, 2 पॉइंट्स। वर्क डन कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इट्स वेलोसिटी, जिससे वो मूव करेगा। अब यहाँ पे गिवन केस क्या है कि हमारे पास टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इनके दरमियान में हमने प्रोटॉन को क्या किया है, प्लेस किया है। तो जो नेचुरली मूव करेगा तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, जिसके लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है, जितना डिस्टेंस मूव करता है बिटवीन द टू पॉइंट्स ए से बी तक वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, और डिफरेंट पॉइंट्स गिवन है जो हमने क्या करने हैं, पैरामीटर्स गिवन है जो हमने कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू। जी, प्रॉब्लम आपको समझ आ गया होगा। दो प्लेट्स हैं हमारे पास, ठीक है, जिनके बीच में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दे दिया, दैट इज 5000 न्यूटन पर कूलम। उनके बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा प्रोटॉन वो भी आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को यूज करके आपने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो आपको गिवन है, इसे वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, तो आप किस तरह से ये पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। गिवन है E इज इक्वल टू 5000 न्यूटन पर कूलम, डिस्टेंस है
10 सेंटीमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। सोल्यूशन, सबसे पहले चीज जो कैलकुलेट करनी है दैट वन इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। उसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं जो हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट का पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर आर, जिसमें से मैं डेल वी की वैल्यू लिख सकता हूँ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर। ई भी गिवन है और डेल्टा आर की वैल्यू भी गिवन है, दोनों सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास आ गया माइनस 5000 वोल्ट। नेगेटिव साइन जो है शो करता है द पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग बिकॉज प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हमें पता है जब अच्छा, ये तब की बात है जब हमने कोई वर्क डन नहीं किया हुआ, ठीक है। जब वर्क डन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। अभी प्रोटॉन जब हमने रिलीज किया है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव उसको, पॉजिटिव प्लेट उसको रिपेल करेगी, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगी, तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है, यानी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो उस दौरान जो हमारे पास एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी, और जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड, सॉरी नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया था, अगेंस्ट द फील्ड मूव करवाना। जब उसके ऑपोजिट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली नेगेटिव साइन साथ आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि प्रोटॉन जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, या पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है जैसे जैसे प्रोटॉन मूव करता है अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। चार्ज जो है प्रोटॉन मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेचुरली मूव करता है, तो इसलिए पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। सेकंड थिंग वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। वर्क डन हम निकालेंगे W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, ये भी हमने उसी टॉपिक में पढ़ा था। तो हमारे पास Q की वैल्यू चार्ज है और डेल V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। तो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू ये जूल में आ गई, और हम इसे अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो मेरे पास फाइनल वर्क डन आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, तो अब हमने वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला यूज़ किया है Q इंटू डेल्टा वी। अब एक बात यहाँ पे आपने नोट करनी है कि जब हम कह रहे हैं वर्क डन, इट मीन्स कि प्रोटॉन को हम अगेंस्ट द फील्ड मूव करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पार्ट में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया था या वोल्टेज कैलकुलेट किया था, वो माइनस था जब वो नेचुरली मूव कर रहा था। अब हम वर्क डन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हमारी जो डेफिनेशन वाली डायरेक्शन है उसमें मूव कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम आप -500 नहीं बल्कि 500 प्लस 500 वोल्ट वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर कर लें कि जो हमने पहले पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया है वो तब किया था जब हमारा चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव कर रहा था, लेकिन जब हम वर्क डन करवा रहे हैं तो हमारा चार्ज ऑपोजिट मूव करेगा, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस था उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव 500 वोल्ट आएंगे, ठीक है। तो जब हमने वर्क डन कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया जूल में, जिसको हमने बाद में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया तो वो 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गए, ठीक है। Now, third thing we have to calculate is the change in potential energy of proton. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिलेशन लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डेल W, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके इक्वल होती है, माइनस डेल W, या इसे मैं Q इंटू डेल्टा V भी लिख सकता हूँ। तो वैल्यूज पुट की चार्ज और पोटेंशियल की, चेंज इन पोटेंशियल की, ये जूल में आ गया। बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे, दोनों कैंसल आउट हो जाएंगी टर्म्स, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। योर नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग बिकॉज प्रोटॉन। जी, तो अब हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। आपको याद होगा हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा W या वर्क डन, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। ये नेगेटिव साइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारी प्रॉब्लम के अंदर जो सिचुएशन गिवन है वो अपोजिट टू डेफिनेशन है। हमने डेफिनेशन जब की थी पोटेंशियल डिफरेंस की, तो और जितनी भी ये चीज़ें वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी भी चीज़ें कैलकुलेट की थी उन सब के अंदर क्या था, हमारा चार्ज अगेंस्ट द फील्ड मूव कर रहा था। लेकिन गिवन सिचुएशन के अंदर हमारा चार्ज जो है वो along the direction of
ई या इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। इस वजह से हमारी जितनी भी डायरेक्शन है वो सारी रिवर्स होंगी। ठीक है, जब वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगी। तो इसी वजह से हमने माइनस डेल्टा डब्ल्यू यूज किया है, राइट। अब आपको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू क्यू इंटू वी या क्यू इंटू डेल्टा वी, ये हमने लगाया, सात वैल्यूज लगाई, सॉल्व किया तो हमारे पास डेल्टा यू -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। साथ मेंशन्ड है नेगेटिव साइन शोज दैट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस बिकॉज प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट आपने साथ करना है, आपने बताना है कि ये नेगेटिव साइन क्यों अपेयर हो रहा है। चलें जी आगे मूव करते हैं। moving along electric field. Now the third thing we have to find is the change in kinetic energy of the proton. काइनेटिक एनर्जी के लिए भी मैं सेम रिलेशन यूज करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क डन के इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं डेल के ई इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो सेम वैल्यू। अच्छा जी, तो अब जब प्रोटॉन नेचुरली मूव कर रहा है विदाउट एनी वर्क डन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके पास इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है ना, तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्क डन हमने लिया वो पॉजिटिव लिया है। हमारे पास रिपीट होंगी और हमारे पास जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो सेम वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। एंड द फाइनल थिंग जी, तो इस तरह से हमने फार्मूला लिखा और वैल्यूज लगा के जो एनर्जी कैलकुलेट की है वो हमारे पास पहले जूल में आई थी, बाद में उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। रिक्वायर्ड इज दैट हमने कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो वेलोसिटी जो है वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने प्रीवियस रिलेशन में कैलकुलेट की है, यहाँ से हम वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। गर्ल्स आपने प्रॉब्लम करते हुए सिंबल्स का ख्याल रखना है। जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है वहाँ पे कैपिटल वी यूज करना है और जहाँ पे वेलोसिटी है वहाँ पे स्मॉल वी यूज करना है। तो आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर ये जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है कैपिटल वी यूज किया हुआ है, विच इज रॉन्ग। कैपिटल वी हम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपने इसकी जगह स्मॉल वी यूज करना है, हाफ एम स्मॉल वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2ke डिवाइडेड बाय एम। वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने यहाँ पे। ध्यान में रखिएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो हमने कैलकुलेट की 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो नहीं पुट करनी, बल्कि जो जूल में कैलकुलेट की है वो पुट करनी है, जो हमारे पास है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू। जी, तो एक पॉइंट और कि चूंकि अभी हम फिलहाल ऐसा यूनिट में काम कर रहे हैं, यहाँ से हमने जो फॉर्मूला शुरू किया है ये सारे ऐसा यूनिट्स होंगे, तो इस वजह से हमने जो एनर्जी की वैल्यू लेनी है वो जूल वाली लेनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली नहीं लेनी। ठीक है, तो जूल वाली एनर्जी पुट करेंगे यहाँ पे, ताकि उसकी जो अब जूल जो है वो आगे आपको पता है कि उसकी क्या वैल्यू होती है एसआई यूनिट्स में, तो वो यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और बैलेंस होकर हमारे पास जो आंसर है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में एसआई यूनिट्स में ही आएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 500। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 30.9 इंटू 10⁻⁴। तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है 3.09 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। थैंक यू जी, तो इस तरह से हमने वी स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट की, स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास वी की वैल्यू आ गई 3.09 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 12.10 स्टेटमेंट देखते हैं। as using zero reference point at infinity, determine the amount by which a point charge of 4 into 10⁻⁻8 coulomb alter the electrical potential at a point 1.2 meter away when charge is positive and charge is negative। बेसिकली हमने क्या करना है, चार्ज Q जिसकी वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, उसकी वजह से 1.2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किन कंडीशंस में? अगर चार्ज पॉजिटिव हो और अगर चार्ज नेगेटिव हो।
जी, तो क्या कहा गया है प्रॉब्लम में? सबसे पहले तो आपको गिवन है यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। एक पॉइंट हमारा जीरो वोल्ट पर होगा या इन्फिनिटी पर होगा, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस के हवाले से बात करें तो आपने क्या करना है, आपने एक चार्ज है जिसकी अमाउंट आपको गिवन है, उसका आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है कितने डिस्टेंस पर, 1.2 मीटर पर, ठीक है। एक पॉइंट पर कैलकुलेट करना है जिसका डिस्टेंस जो है वो 1.2 मीटर है। अब कंडीशन क्या है, जब यही चार्ज पॉजिटिव हो तब बताएं, और जब यही चार्ज नेगेटिव हो तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं। तो सोल्यूशन देखते हैं इसका। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज लिख देते हैं। चार्ज की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, डिस्टेंस है 1.2 मीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है व्हेन चार्ज इज पॉजिटिव, मैं उसे V1 कह देता हूँ, और जब चार्ज नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू को V2 कह देता हूँ। तो हम चार्ज इज पॉजिटिव की कैलकुलेशन के लिए रिलेशन यूज करते हैं, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से आ जाएगी, वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्योंकि कांस्टेंट होता है और उसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो वैल्यूज तीनों सब्स्टिट्यूट की इसके साथ Q और R की भी, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है V1 की वैल्यू +3 इंटू 10⁻2 वोल्ट्स। नेगेटिव चार्ज के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय R। क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो इसलिए हम उसकी वैल्यू भी नेगेटिव में यूज करेंगे, और इस केस में रिजल्ट जो है आ जाएगा -3 इंटू 10⁻2 वोल्ट्स। पोटेंशियल की वैल्यू अगर देखें दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइंस ऑपोजिट है। क्यों? कि चार्ज जो है एक में पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है। थैंक यू। जी, तो अब आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, ठीक है। इसी फॉर्मूले को हम पॉजिटिव के लिए भी यूज करेंगे, नेगेटिव के लिए भी यूज करेंगे, फर्क सिर्फ साइन का आ जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव ही रहेगी वैल्यू, और जब नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, जिससे ओवरऑल आंसर में नेगेटिव साइन अपेयर होगा। तो दोनों के लिए जब हमने कैलकुलेशन की तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम आया, 3 इंटू 10⁻2 वोल्ट्स, लेकिन चार्ज डिफरेंट होगा, सॉरी साइन डिफरेंट होगा। और साइन डिफरेंट होने की क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, और जो नेगेटिव चार्ज होगा उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये हमारा प्रॉब्लम 12.10 था। अब हम 12.11 देखते हैं। जी, ये प्रॉब्लम 12.11 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे फिर, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देखेंगे। In Bohr atomic model of hydrogen atom, the electron is in an orbit around the nuclear proton at a distance of 5.29 into 10 raised to power 11 meter with a speed of 2.18 into 10 raised to power 6 meter per second and having charge of 1.6 into 10 raised to power -19 coulomb, and mass of electron is 9.1 into 10 raised to power -31 kilogram. डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन है मूविंग इलेक्ट्रॉन के इन एन हाइड्रोजन एटम। फाइंड क्या करना है, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट ए प्रोटॉन एक्सर्ट एट दैट डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या है प्लेस्ड है। द टोटल एनर्जी ऑफ एटम इन एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो फाइंड आउट करनी है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास इसके लिए डिस्टेंस गिवन है, जिस डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है वो गिवन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज गिवन है और इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है। जी, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम के अंदर आपको एक हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, ठीक है, एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम है तो उसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा। तो इसका मतलब है ये प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे हो गई जैसे हमारे पास दो अपोजिट चार्जेस हैं जिनको हमने कुछ डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट किया हुआ है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो प्रोटॉन होगा। अब उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, कोई पोटेंशियल होगा, कोई एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपको ये सिचुएशन बताई गई है
प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में जो है वो गिवन है आपको, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है जिसके साथ वो मूव कर रहे हैं। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट अ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट दिस डिस्टेंस। तो आपको वो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्सर्ट करेगा। टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द आयनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। वैल्यूज को लिख लेते हैं हम। डिस्टेंस r की वैल्यू है 5.29 इंटू 10⁻11 मीटर। यहाँ पे स्टेटमेंट में माइनस मिस हो गया हुआ है, माइनस लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है q की वैल्यू which is equal to 1.6 into 10⁻19 coulomb. Mass of electron m is equal to 9.10 into 10⁻31 किलोग्राम है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट ए प्रोटॉन एक्सर्ट एट दैट डिस्टेंस, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो उसके लिए हम पोटेंशियल का रिलेशन यूज करते हैं which is equal to v is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r। यहाँ पे 1/4 pi epsilon naught जो है, जो k के इक्वल भी हम लिखते हैं, उसका मैग्नीट्यूड होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू, चार्ज की और डिस्टेंस की वैल्यू पुट करने से हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है v इज इक्वल टू 27.27 वोल्ट। जी, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है जो प्रोटॉन की वजह से एक्सर्ट हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमें पता है पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q ओवर r। अब r तो जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है प्रॉब्लम के अंदर, और q जो है वो अब आपको देखना है कि क्या होगा। अब चूंकि आपको पता है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन आर इक्वल, ठीक है, नेचर ऑपोजिट होती है, एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, बट द मैग्नीट्यूड इज सेम। तो इस वजह से इस क्यू की जगह जो है हमने वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही यूज किया है। प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव हो जाता है और प्रोटॉन का पॉजिटिव हो जाता है। ये सारी वैल्यूज गिवन, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल का आंसर आता है दैट इज 27.27 वोल्ट, राइट। नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी की वैल्यू, और यूनिट क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके लिए हमें पता है टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है? इट इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हम पहले इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमें पता है P जो पोटेंशियल एनर्जी है, PE इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू वी। अब आपको पता है कि कोई भी चार्जेस हों, दो चार्जेस हों, उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है। इसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है, पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो इस वजह से वहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं? माइनस क्यू इंटू वी से। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी तो आपको पता है हाफ mv² होती है। तो इस तरह से हम दोनों एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं, और जब उसको सम करेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। Q हमें गिवन था, V जो है वो पोटेंशियल है जो हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद -27.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे वैल्यू जो है वो जूल में है, और जब उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻19 से। जो रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी का रिक्वायर्ड है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आ जाता है 27.27। अब हम फाइंड आउट करते हैं काइनेटिक। जी, तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू वी से हमारे पास चार्ज की वैल्यू लगा दी, पोटेंशियल की वैल्यू लगा दी, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे वो हमारे पास जूल में आएगा। ठीक है, उस जूल को आप कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बाय डिवाइडिंग विद 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो आपके पास फाइनल आंसर आता है दैट इज -27.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। एनर्जी की वैल्यू, और काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv²। हमें मास भी गिवन था और वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन थी। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं वैल्यूज को,
तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया 21.62 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जिसे हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दोनों वैल्यूज पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है -13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आई है हमारे पास 13.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों को सम किया है तो हमारे पास 13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया विद नेगेटिव साइन। ठीक है, ये बेसिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों इस नेगेटिव साइन की वजह से। फाइनल आंसर हमारे पास आता है 13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा गर्ल्स, आप एक काम और कर सकते हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी जूल में कैलकुलेट कर लें, काइनेटिक एनर्जी भी जूल में कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इन दोनों को सम करें तो आपके पास एनर्जी का आंसर जूल में होगा, उस फाइनल आंसर को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इस वीडियो में है, और फाइनल आंसर जूल में लाकर उसको भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरह से करेक्ट होगा। इसके बाद लास्ट चीज जो हमने फाइंड आउट करनी थी, दैट वन इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करने से एक कॉन्सेप्ट है जो हमने डिस्कस करना है यहाँ पर। आयनाइजेशन होती क्या है? आपने एक एक्साइटेशन पढ़ी होगी, एक आयनाइजेशन पढ़ी होगी, दोनों में फ़र्क क्या है? एक्साइटेशन का मतलब है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और किसी हायर ऑर्बिट में शिफ्ट कर जाता है, हायर ऑर्बिट में शिफ्ट करके उसी एटम के न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करने लगता है, तो ये हम कहते हैं कि एक्साइटेशन है। यानी कि वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी ऑर्बिट में मूव कर गया है एटम के अंदर। लेकिन जब हम आयनाइजेशन की बात करते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में कोई एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और एक बहुत ही ज़्यादा हायर स्टेट में चला जाता है, इतनी ज़्यादा हायर स्टेट कि वो एटम के इफेक्ट से बाहर निकल जाता है। तभी हम कहते हैं ना, जब इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली रिमूव हो जाता है तब हम कहते हैं ना कि पॉजिटिव आयन बना है। तो बेसिकली आयनाइजेशन में क्या हो रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से एक इन्फिनिट डिस्टेंस पर जा रहा है। इन्फिनिट क्यों कहा है? क्योंकि वो एटम के इफेक्ट से बाहर जा रहा है, एटम से ही बाहर जा रहा है, तो इस वजह से वो जिस डिस्टेंस पे जाएगा वो एक इन्फिनिट डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो एक्साइटेशन और आयनाइजेशन में ये डिफरेंस है कि एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर ऑर्बिट में तो शिफ्ट हो जाता है लेकिन वो एटम का पार्ट रहता है, लेकिन आयनाइजेशन में वो इतने डिस्टेंस पर चला जाता है, आपके लिए इन्फिनिट डिस्टेंस पर चला जाता है और एटम का पार्ट नहीं रहता, फ्री हो जाता है। ठीक है, तो ये फर्क है आयनाइजेशन और एक्साइटेशन में। तो अब जब हम आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या मतलब हो गया कि हम एक इन्फिनिट पॉइंट की एनर्जी लेंगे और एक जो ऑर्बिट है उसकी ग्राउंड स्टेट है उस पॉइंट की एनर्जी लेंगे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर आपको याद हो तो आयनाइजेशन एनर्जी, हम उस एनर्जी को कहते थे जो रिक्वायर्ड है हमें किसी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट में से इजेक्ट करने के लिए। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे मूव कर रहा है? ग्राउंड स्टेट में मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमने उसे सेकंड स्टेट में पहुंचाना हो, सेकंड ऑर्बिट में पहुंचाना हो, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है? दोनों का डिफरेंस। अगर फर्स्ट करें सेकंड स्टेट की एनर्जी E2 है, फर्स्ट वन की E1 है, तो दोनों का डिफरेंस जब हम इसे प्रोवाइड करेंगे E2 माइनस E1, तो इतनी एनर्जी गेट करके इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिट से किधर आ जाएगा? सेकंड ऑर्बिट में आ जाएगा। लेकिन जब इसे हमने आउट ऑफ द इलेक्ट्रॉन लेकर जाना है, मींस इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी पर एनर्जी कितनी होगी? जीरो। तो फिर हमें कितना डिफरेंस चाहिए? ग्राउंड स्टेट से इस ऑर्बिट में आउट ऑफ द एटम जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसके इक्वल। तो फिर मैं रिलेशन लिख सकता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू ई इंफिनिटी, आउट ऑफ द एटम जाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है माइनस द ग्राउंड स्टेट, जो कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है जो हमारे पास ये गिवन है, जो हमने फाइंड आउट भी किया अभी। तो दोनों को भी वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज द रिक्वायर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन द ग्राउंड स्टेट टू टेक इट आउट ऑफ द एटम। जी, तो क्या हुआ, अब हमने आयनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इसकी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिट स्टेट तक की एनर्जीज का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अब आपको पता है कि इन्फिनिट स्टेट में या इन्फिनिटी पर सारे पोटेंशियल्स और सारे एनर्जीज जीरो हो जाती हैं। दैट्स वाई आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल्स टू ई इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड। ठीक है,
ग्राउंड स्टेट मतलब जब वो अपने ऑर्बिट में था, स्टेशनरी ऑर्बिट में था, उस वक्त की एनर्जी जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। ठीक है, इन्फिनिटी माइनस ई ग्राउंड। अब ई इन्फिनिटी जीरो होगी, इन्फिनिटी पे सारी एनर्जी जीरो हो जाती है, और ई ग्राउंड माइनस एज इट इज, और ई ग्राउंड की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी जो अभी हमने कैलकुलेट की है। ये माइनस माइनस को पॉजिटिव कर देगा और आपके पास एक एनर्जी आ जाएगी, दैट इज 13.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारी आयनाइजेशन एनर्जी है जो कि हाइड्रोजन एटम के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम था। अब हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव कर जी। तो अब हम 12th प्रॉब्लम शुरू करने लगे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। The electronic flash attachment for a camera contains a capacitor for storage the energy used to produce the flash. In such unit, the potential difference between the plates of a 750 microfarad capacitor is 330 volt. Determine the energy that is used to produce the flash. जी, तो एक कैमरा है, उसके अंदर एक कैपेसिटर है जो कि फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, और इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो आपको क्या बताई हुई है, 750 माइक्रोफैरड, और इसकी प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल है दैट इज 330 वोल्ट। ठीक है, आपने क्या बताना है कि वो क्या एनर्जी स्टोर कर रहा है जो कि फ्लैश प्रोड्यूस करेगी, यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर आपने फाइंड करनी है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन था एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, हाफ सी वी स्क्वायर। सी की वैल्यू भी है और वी की वैल्यू भी है, तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करके एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलें देखते हैं इसको। हमने डिफरेंट कैमरास देखे हैं, उनके साथ एक फ्लैश अटैच होता है। जब हम पिक्चर लेते हैं तो वो फ्लैश जो है, लाइट जो है वो ब्लिंक करती है। तो उस फ्लैश को प्रोड्यूस करने के लिए उस फ्लैश के साथ एक कैपेसिटर अटैच होता है जो एनर्जी स्टोर करता है। तो एक ऐसे ही यूनिट के अंदर हमें जो कैपेसिटर लगा है उसकी वैल्यूज गिवन है कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी है और वो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। तो हमें कहा गया है कि ऐसा कैपेसिटर कितनी एनर्जी स्टोर करता है, वो एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू प्रोड्यूस दी फ्लैश। तो इसके लिए जो वैल्यूज गिवन है वो हम लिख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू V इज इक्वल टू 330 वोल्ट एंड द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 750 माइक्रोफैरड, जिसे हमने फैरड में कन्वर्ट करना है। तो आ जाएगा हमारे पास 750 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, और एनर्जी की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर वाले टॉपिक में, E इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो हमारे पास C और V दोनों की वैल्यूज गिवन है, दोनों के की वैल्यूज पुट की हमने रिलेशन में। तो उसके बाद हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाती है 40.83 जॉल। थैंक यू। जी, तो हमने फार्मूले में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 40.83 जूल। तो ये वो एनर्जी है जो फ्लैश प्रोड्यूस करने के लिए कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगी। ठीक है, ये था 12th प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। जी, तो 13th प्रॉब्लम है, ये भी कैपेसिटर से रिलेटेड है। A capacitor has a capacitance of 2.5 into 10 raised to the power minus 8 farad. In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other one. When the potential difference between the plates is 450 volt, how many electrons have been transferred? तो आपने बेसिकली क्या बताना है कि कैपेसिटेंस आपको गिवन है और वोल्टेज गिवन है। आपने बताना है कि जब हम चार्जिंग के लिए चार्जिंग करने के लिए बैटरी के साथ अटैच करते हैं कैपेसिटर को, और इस बैटरी का वोल्ट इतना होता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि कितना टोटल चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टोटल चार्ज आ जाएगा तो इसका मतलब है आप वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होता है, तो कितना चार्ज होगा उसका, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब सपोज मैं कहती हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, तो टोटल चार्ज क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 3 चार्ज ट्रांसफर होंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसका मतलब है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे
उतने टाइम्स इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। सपोज कि हमारे पास n इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q की क्या वैल्यू हो जाएगी, n मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जब हम वो n फाइंड कर लेंगे तो आपके पास ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे जो आपने फाइंड करने हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। एक्चुअली आपने वो तादाद फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट इधर यूज होगा। प्ले करते हैं वीडियो को। As a capacitor has a capacitance of 2.5 into 10 raised power minus 8 farad. In the charging process, the electrons are removed from one plate and placed on the other one. When the potential difference between the plates is 450 volts, how many electrons have been transferred? हमें पता है कि कैपेसिटर को जब हम चार्ज कर रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से मूव करते हैं और दूसरी प्लेट पर प्लेस कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। तो हमें कहा गया है कि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड है, उसको हम जब चार्ज कर रहे थे तो चार्जिंग प्रोसेस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए जब प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो 450 वोल्ट था। तो हम वैल्यूज लिख लेते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड। पोटेंशियल डिफरेंस है V इज इक्वल टू 330 वोल्ट और हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करने हैं। हमें पता है कि टोटल चार्ज जो है वो किसके इक्वल होता है, Q इज इक्वल टू NE, और यहां से हमने N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E जो है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन है। तो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं, तो मैं N की वैल्यू लिख सकता हूँ Q बाय E। जी, तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि Q किसके बराबर ले लिया है, N मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट, हमें पता है कि चार्ज स्टोर ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर जो है वो किसके इक्वल है, Q इज इक्वल टू CV के इक्वल है। तो हम टोटल चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विच इज स्टोर्ड ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो Q इज इक्वल टू CV, हमें पता है टोटल चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर का रिलेशन है जिसमें C और V की वैल्यू यूज करने से हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1125 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, विच इज द टोटल चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर when the potential difference between the plates is 450 वोल्ट। तो इस वैल्यू को जब हम इक्वेशन 1 में यूज करेंगे और चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो यूजिंग द वैल्यूज वी गेट द रिजल्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 7.03 into 10⁻³ number of electrons will be moved from one plate to another plate during the charging process of the capacitor when the potential difference between the plates of the capacitor is 450 volt। जी, तो हमने Q जो है वो N टाइम्स E ले लिया है। उसके बाद जब N फाइंड करना था हमने, तो हमने Q ओवर E कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने टोटल चार्ज निकाला बाय यूजिंग द इक्वेशन Q इक्वल्स टू CV। C भी गिवन था, V भी गिवन था। दोनों जब हमने निकाल लिए तो हमने वो जो Q की वैल्यू थी वो हमने अपने इस फॉर्मूला में पुट कर दी, यानी इक्वल्स टू Q ओवर E। तो जब हमने ये किया तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज 7.03 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ आप 03 पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, यानी कि 1 होगा, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकती, आप 1.2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं कह सकते। तो इस वजह से आप इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 10 रेज टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये था हमारा इस चैप्टर का आखिरी प्रॉब्लम। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।